दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में जो घटनाक्रम हुआ है वो अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका की सीनेट ने अपने सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और ये प्रस्ताव है ईरान वॉर से संबंधित। आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम है, लेकिन अमेरिकन कानून के हिसाब से अगर आपका युद्ध 60 दिन से ज्यादा चलता है तो आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट साहब ने वो परमिशन नहीं ली। अब सीनेट ने प्रेसिडेंट के खिलाफ ही प्रस्ताव पारित किया है कि तुरंत लड़ाई को बंद किया जाए। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका की फौज किसकी सुनेगी, सीनेट की या अपने कमांडर इन चीफ की, जो राष्ट्रपति ट्रंप है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन फिलहाल क्योंकि युद्ध विराम है इसलिए मैदाने जंग में इसका कोई असर दिखेगा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि अमेरिका के इस प्रस्ताव से भारत पे क्या असर होगा, ईरान पे क्या असर होगा, इजराइल पे क्या असर होगा, अमेरिका पे क्या असर होगा और बाकी दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं जो अमेरिका के साथ तालमेल रखती हैं उन पे क्या असर होगा। तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप के खिलाफ सीनेट की बगावत, ये इसलिए मैं बगावत कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी के जो 4 एमपीज हैं उन्होंने ऑपोजिशन के साथ मिलकर इस जो कानून है या जो प्रस्ताव है इसको पारित किया है। इसीलिए मैं ट्रंप के खिलाफ बगावत का शब्द या संज्ञा इस्तेमाल कर रहा हूं। अमेरिका का जो कानून है 1973 का वॉर पावर्स एक्ट, ये ताकत कांग्रेस को दी गई है क्योंकि वियतनाम के समय में भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और कांग्रेस को पता ही नहीं था। और उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया कि राष्ट्रपति मनमर्जी नहीं कर सकते, उनको कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत होगी क्योंकि इसमें देश के संसाधन लगते हैं, फौजी लगते हैं, साजो सामान लगता है, देश का नुकसान होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, तो प्रेसिडेंट मनमर्जी नहीं कर सकते। इसी बात को कंट्रोल करने के लिए यह कानून लाया गया था, लेकिन ट्रंप साहब ने फिर जैसा वो अक्सर करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमले के आदेश दे दिए। अब हुआ क्या, इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। न्यूज तो इतनी ही है, अगर हम देखें कि साहब ट्रंप साहब के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गए, न्यूज इतनी सी है, लेकिन इसके इंप्लीकेशन जियोपॉलिटिक्स में कितने हैं इसकी गंभीरता को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अभी तक ये जो असंभावना थी बन रही थी, एक परिस्थितियां जो विचलित कर रही थी कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कोई कंट्रोल है भी या नहीं, या वो जो चाहेंगे मनमर्जी करेंगे। इस प्रस्ताव ने ये बता दिया है कि कांग्रेस अभी एक्टिव है। अमेरिका में कांग्रेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते और प्रेसिडेंट की मनमर्जी को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस प्रस्ताव या सीनेट प्रस्ताव ला सकती है। अब सवाल इस बात का है कि ये एक बात तो अमेरिका के लिए अच्छी हो गई कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी अब वापस आ रही। पहले लगता था कि राष्ट्राध्यक्ष जो चाहेंगे करेंगे। भारत में भी सवाल उठते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो करते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अमेरिका में भी ये सवाल उठ रहे थे, चाइना में भी ये सवाल उठते हैं, रशिया में भी ये सवाल उठते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, और ये बात इस प्रस्ताव से क्लियर हो गई है कि कांग्रेस ने यह बता दिया है कि आप हमारी अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि एक मैसेज तो बहुत क्लियर चला गया पूरी दुनिया को कि अगर अमेरिका चढ़ाई भी कर देता है, अपनी तरफ से आक्रमण कर देता है, लड़ाई लंबी चलती है, तो अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उस लड़ाई का समर्थन नहीं करेंगी। अगर प्रेसिडेंट जो चाहे वो करें, लेकिन अगर अमेरिका की जनता का दबाव है तो वहां की संसद को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यही बात बहुत क्लियर हो जाती है
कि इस समय पब्लिक और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं चाहते मिडिल ईस्ट की लड़ाई लंबी हो। दूसरा, मिलिट्री इंटरवेंशंस की जगह आप डिप्लोमेसी, बर्डन शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट्स, बाकी तरीके अपनाइए। आप हर चीज में हथियार लेके क्यों पहुंच जाते हैं? और इसके अलावा एक बात बहुत क्लियर है कि भविष्य में जो भी ट्रंप साहब अपनी तरफ से आदेश देंगे, खासकर मिलिट्री से संबंधित, उसकी स्क्रूटनी और ज्यादा होगी, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया है। इसका मतलब ये है जनता का समर्थन है। इस बात को भी हमें समझना होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एंगल क्या है? इसका सबसे बड़ा एंगल है ईरान। ईरान को यह बात भी समझ में आ गई कि अगर आपको अमेरिका को दबाना है तो लड़ाई को लंबा खींचो। अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी पॉपुलेशन और पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करना, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींचेगी वैसे वैसे खर्चे बढ़ेंगे, वैसे वैसे देश पे दबाव पड़ेगा, जनता की तरफ से विरोध होगा, और जनता का जब विरोध होता है तो सांसदों का विरोध होगा। इस तरह से ईरान को जो बात समझ में आ गई कि आपको जल्दी से अमेरिका के आगे सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, तो लड़ाई को लंबा खींचिए, वो आपके फेवर में जाएगी। और दूसरी तरफ इस बात को भी समझ में आना चाहिए कि जो अमेरिका की मिलिट्री है वो प्रेसिडेंट के आदेश तक को तो मानेगी, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट डिवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि पूरी क्षमता से वहां का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इस लड़ाई के साथ नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे उनको अपने हाथ खींचने पड़ेंगे। और यही ईरान की एक सामरिक विजय आप मान सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण किरदार है इजराइल का। इजराइल को भी यह बात समझ में आ गई है कि आप अमेरिका के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो अमेरिका की संसद और जनता इजराइल के खिलाफ भी हो सकती है। यह बात बहुत क्लियर सबको समझ में आ गई। अब सवाल इस बात का है कि इजराइल क्या करेगा। अब इजराइल को यह समझ में आता है कि अब मैं अगर लड़ाई करता हूं तो उसमें अमेरिका का तो सीधा साथ हमें नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब ईरान, जो इजराइल है, वो अपने यहां पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज खुद डेवलप करेगा। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि अभी तक वो अमेरिका के भरोसे थे, अब वो खुद रिसर्च करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे। ये बात अलग है कि उनको फंडिंग अमेरिका से और बाकी जो बिलियनियर्स उनके दोस्त हैं वो देते रहेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बेच के भी इजराइल कमाता रहेगा। लेकिन अब इजराइल को भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि भाई साहब, अब अमेरिका के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करो, वो कभी भी पलट सकते हैं। और ये बात भी क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अब इजराइल को भी अपने आसपास के क्षेत्रों में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनको लगता था कि जब अमेरिका मेरे साथ है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। इजराइल की भी फॉरेन पॉलिसी में फर्क आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे यूरोप है या ईस्ट एशिया के देश हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में है, अब वहां पे भी एक पॉलिटिकल डिबेट ये शुरू होगी कि अमेरिका के ऊपर हम कितना भरोसा करें। क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति की बात मानते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस या सेनेट उसका साथ दे। इसका मतलब ये है कि हम राष्ट्रपति को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। हमें अब ये देखना होगा कि हमारे हित कहाँ हैं और अमेरिका के बगैर हमारे को कैसे जीना है, या अमेरिका के हितों के साथ कैसे अपने आप को अलाइन करना है। ये बात अब हर देश को समझनी होगी, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अब हर देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेगा कि हम पहले अपना हित सोचेंगे, फिर हम देखेंगे कि ट्रंप के दबाव में आना है या नहीं, और फिर ये भी देखा जाएगा कि अगर राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं तो क्या संसद साथ में है उनके, या संसद या जनता के विचार अलग हैं। उस हिसाब से हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैलिब्रेट करेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रंप के कहने पे तो आगे बढ़ गए और बाद में पता लगा ट्रंप साहब ने खुद हाथ पैर पीछे खींच लिए और आप अधर में रह गए। ये स्थितियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा बर्डन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर सिर्फ भरोसा करना वन वे शायद गुजारा ना हो। इजराइल ने यही किया, मिडिल ईस्ट वगैरह ने भी यही किया, इसीलिए ईरान मजबूत हो गया। अगर ये कोलिशन होता जिसमें मिडिल ईस्ट भी अमेरिका के साथ होते, इजराइल भी साथ होता, बाकी देश भी होते, तो शायद ईरान पे ज्यादा दबाव पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकेले अमेरिका
इतनी बड़ी लड़ाई शायद आगे ना जीत पाए। इसको भी समझना जरूरी है। इसके अलावा दुनिया में जो नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर निकलेगा, वो बात भी बहुत क्लियर है कि एक बात तो क्लियर होगी हुर्मुज से कि अमेरिका कितनी बड़ी भी मिलिट्री पावर हो उसकी भी लिमिट है, अमेरिका कितनी बड़ी भी इकोनॉमिक पावर हो उसकी भी लिमिट है। तो जो एक छत्र राज अमेरिका का दुनिया में चलता था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे पूरी दुनिया में एक रिकैलिब्रेशन होगा कि अपनी दोस्ती किसके साथ और कितनी रखनी है। इसका मतलब जो यूनिलैटरल इंटरवेंशन है वो हटके अब होगा सेलेक्टिव इंटरवेंशन। अब हर देश को सोचना होगा कि अमेरिका के कहां साथ लें और कहां ना लें। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कोलिशन बिल्डिंग एंड डिप्लोमेसी, कि हथियारों की जगह बातचीत से मुद्दा समझाएं। रिकॉग्निशन ऑफ डोमेस्टिक लेजिटिमेसी इज इंक्रीजिंगली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल फॉरेन मिलिट्री कमिटमेंट। अब यह भी देखा जाएगा कि ट्रंप की जो डिमांड है, जैसा मैंने पहले कहा कि वहां की जनता इस डिमांड के साथ है या नहीं। अगर नहीं है तो बेहतर है कि राष्ट्रपति की बात को ज्यादा वजन ना दिया जाए, क्योंकि इनका जब टेन्योर खत्म होगा तो हो सकता है कि कोई नई परिस्थितियां हो और पॉलिसीज को रोल बैक भी करना पड़े, उस समय नुकसान ज्यादा हो सकता है। भारत के लिए बहुत क्लैरिटी अब आ गई है कि इस स्थिति में अब यह है कि लड़ाई अब दोबारा तो नहीं छिड़ेगी। अगर दोबारा लड़ाई नहीं छिड़ेगी तो तेल के दाम कम रहेंगे, ये भारत के हित में है। साथ ही हुर्मुज को अब बंद करने की मुश्किलें जो थी अभी तक, जो अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड था, वो हटाना पड़ेगा। और साथ ही ओवरऑल भारत में जो इन्फ्लेशन या फिस्कल मैनेजमेंट की बात आ रही थी, उसको भी हम अब कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन साथ ही भारत को एक ये बार्गेनिंग पावर मिलेगी कि अब हम अमेरिका के साथ थोड़ा ज्यादा असरदार तरीके से स्थितियों को समझते हुए बार्गेनिंग कर पाएंगे, और दोनों तरफ से जो प्रेशर है रीजनल कन्फ्लिक्ट को अंदर जो बढ़ रहा था वो कम होगा। और ये साथ ही ये बताता है कि भारत की जो अपनी ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो जो अप्रोच है वो सही रहने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति ये है, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बट हु डिसाइड्स व्हेन अमेरिका गोज टू वॉर एंड हाउ अमेरिकन पावर विल बी एक्सरसाइज्ड इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति के पास अब पूरा अधिकार है या संसद भी, अमेरिका की संसद भी इंटरफियर कर सकती है। एक बात तो क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है। अमेरिकन संस्थान, चाहे वह हमने देखा टैरिफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट और ईरान वॉर के मामले में सीनेट की तरफ से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिकन पावर जरूर अनमैच्ड हो सकती है, मिलिट्री पावर, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस और पब्लिक एपेटाइट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के लिए, विदेश नीति के लिए। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि ट्रंप साहब अब अपनी तरफ से जो चाहे मनमर्जी करना चाहें, शायद आने वाले दिनों में नहीं कर पाएंगे, और नवंबर के बाद हो सकता है ट्रंप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाए। अब तो ये देखना होगा कि नवंबर का माहौल कैसा है और उसके बाद ट्रंप साहब कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सीनेट की तरफ से ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, इसने जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ संसद की तरफ से कोई प्रस्ताव पारित हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या संस्थाओं को लीडरशिप के आगे खड़ा होना चाहिए या लीडरशिप जैसा चाहे संस्थाओं को वैसा करना चाहिए? अमेरिका में जो हो रहा है और जो भारत में हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।